सभी विद्यार्थियों को मेरा वंदे मातरम। मैं विकास श्रीवास्तव विक्रमादित्य आईएएस गोरखपुर के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि आपको मालूम है कि आजकल हम लोग ऑनलाइन क्लासेस के संबंध में इंट्रोडक्शन क्लासेज आपको दे रहे हैं। मतलब इसके तहत इस क्लासेस के तहत हम आपको ये बताने वाले हैं कि ऑनलाइन जो कक्षाएं हमारी विक्रमादित्य आईएएस की स्टार्ट होंगी उसमें हम किस प्रकार के से जीएस के पूरे सिलेबस को लिखेंगे, पढ़ाएंगे, और उसके तहत हम लोग बाकी जीएस के तहत जो चैप्टर्स हैं उनको किस तरह हम आपको बताएंगे और एक एक करके सीरियल वाइज उनको किस तरह से हम लोग डिस्कस किया जाएगा। ठीक है। और आपको इन क्लासेस से यह भी पता चलेगा कि असल में हम लोग जो पढ़ाई करेंगे उसमें प्री कम मेंस का डीलिंग कैसे करेगी। ठीक है ना। यानी हम ये भी देख रहे हैं कि एक चैप्टर के अंतर्गत कैसे प्री पढ़ा जाएगा और कैसे मेन पढ़ा जाएगा। तो अभी तक हमने कई लेक्चर दे रखे हैं, जैसे पॉलिटी का दे दिया है, फिर हिस्ट्री का दिया है, फिर इंडियन कल्चर का हम लेक्चर दे चुके हैं। ठीक है। ये वे सिलेबस हैं जो प्री कम मेंस के सिलेबस है। बहुत चैप्टर ऐसे हैं जो मेंस में हैं, बहुत ऐसे सब्जेक्ट हैं जो प्री में हैं, और प्री कम मेंस के रूप में ये लेक्चर हम दे रहे हैं। ठीक है। आज हम लोग एक जो लेक्चर रख रहे हैं वो ज्योग्राफी का लेक्चर है, और ज्योग्राफी के लेक्चर में हम लोग भारत का भूगोल आज पढ़ेंगे। और भारत के भूगोल के तहत हम लोग पहला चैप्टर पढ़ेंगे, भारत का भौतिक स्वरूप। ठीक है ना। भारत का भौतिक स्वरूप, जनरली जब भारत का भूगोल प्रारंभ होता है तो यहीं से प्रारंभ भी होता है। अब भारत का भौतिक स्वरूप क्या है इसको हम लोग देखेंगे। देखिए, भारत का भौतिक स्वरूप जो चैप्टर है ज्योग्राफी का, वो प्री में भी इससे खूब प्रश्न पूछे जाते हैं और मेंस में भी पूछता। हालांकि भारत का भौतिक स्वरूप जो है वो मेंस में हिमालय के क्षेत्र का अलग पूछ देगा, उत्तर के विशाल मैदान का अलग पूछ देगा, प्रायद्वीपीय पठारी भाग का अलग पूछ देगा, समुद्र तटीय मैदान का अलग अलग प्रश्न भी बनते हैं। यानी अगर भारत का भौतिक स्वरूप आप तैयार कर लेते हैं तो इससे आपके लगभग 3-4 मेंस के रेगुलर प्रश्न तैयार हो जाए। ठीक है। तो हालांकि हमारे पास इतना यहां नहीं डिस्कशन का समय, क्लास में हम लोग बहुत विस्तार देखेंगे, लेकिन फिर भी मैं आपको ये विधिवत दिखाऊंगा कि कैसे इसको पढ़ना है। अब भारत का भौतिक स्वरूप, देखिए भौतिक स्वरूप क्या क्या मतलब है, जो दिख रहा है आंख से। अब हमें पर्वत दिख रहा है, मैदान दिख रहा है, ठीक है, पठार दिख रहा है, ठीक है, झील दिख रहे हैं, नदियां दिख रही हैं, समुद्र तट दिख रहे हैं, समुद्र दिख रहे हैं, जो आंख से फिजिकल रूप में दिख रहा। ठीक है ना। तो ऐसे तो भारत के भौतिक स्वरूप का जब विभाजन किया जाएगा तो बहुत सारे उच्चावच दिखेंगे, बहुत सारे चीजें वस्तुएं दिखेंगी, बहुत सारे संरचनाएं दिखेंगी हमें। लेकिन वास्तव में भारत के भौतिक स्वरूप को कुल 4 भागों में बांटा गया है। ठीक है ना। भारत का जनरली भौतिक स्वरूप जो है, आप यहां ध्यान दीजिए, एक एक का डिस्कशन हम करेंगे और ये हम दिखाएंगे कि इसको मेंस और प्री दोनों में कैसे पढ़ा जाएगा। ठीक है। अब देखिए 4 भागों में इसको विभाजित किया जाएगा। ठीक है ना। पहला, हिमालय का, भारत का जो भौतिक स्वरूप है वो 4 भागों में बट रहा है। हिमालय का पर्वतीय क्षेत्र, हिमालय का पर्वतीय प्रदेश, हिमालय का पर्वतीय प्रदेश। ठीक है, पहला। दूसरा, उत्तर का विशाल मैदान, दूसरा उत्तर का विशाल मैदान। ठीक है। तीसरा, प्रायद्वीपीय पठारी भाग, प्रायद्वीपीय पठारी भाग या दक्षिण का पठार आप इसको कह सकते हैं। प्रायद्वीपीय पठारी भाग को देखिए, भारत का जब आप नक्शा देखते हैं तो सबसे उत्तर में ऊपर जाइए जहां हेड है, तो वो हिमालय का विस्तृत मैदान, हिमालय का पर्वतीय क्षेत्र हो गया। उससे जब आप नीचे उतरेंगे, यानी जब हिमालय पर्वत से आप उतरेंगे तो आपको पहले भाबर का मैदान मिलेगा। भाबर का मैदान माने कंकड़ीला पथरीला। और भाबर के मैदान से जब नीचे उतरेंगे
तो आपको छोटे छोटे कंकड़ वाले महीन मिट्टियों वाले मैदान मिलेंगे। उसको कहा जाता है, वो तराई का क्षेत्र है, यानी वहीं से विशाल मैदान प्रारंभ हो जाता है, उत्तर का विशाल मैदान। ठीक है, महीन कंकड़ पत्थर वाले, और उत्तर का विशाल मैदान, फिर उत्तर के विशाल मैदान से जब नीचे जाएंगे आप, विंध्याचल पर्वत पार करेंगे या विंध्याचल पर्वत के पास जाएंगे, तो उसके बाद का जो इलाका है वो प्रायद्वीपीय पठारी भाग कहलाता है। ये पठार के कंकड़ीला, पथरीला, ग्रेनाइट के चट्टान, नीच के चट्टान, ठीक है ना, ये इस टाइप के दिखेंगे, वो प्रायद्वीपीय पठारी भाग हो जाएगा, यानी दक्षिण का पठार। ठीक है, इसके बाद अभी सबके बारे में बहुत विस्तार से मैं आपको बताऊंगा। और चौथा जो स्वरूप है वो समुद्र तटीय मैदान। देखिए, ज्योग्राफी एक ऐसा चैप्टर है जिसके बारे में बहुत सारी भ्रांतियां भी प्रचलित हैं कि उसके बारे में ये जरूर दिमाग में रहता है कि थोड़ी सा टफ है समझ में। ऐसा कुछ नहीं है, या समझ में बड़ा देर में आता है, या वो कठिन है। देखिए, बहुत स्कोरिंग है जीएस का पॉइंट ऑफ व्यू से ज्योग्राफी। आप बहुत आराम से कॉन्सेप्ट से आपको पढ़ेंगे तो गणित की तरह समझ में आएगा। ठीक है, बस आप कोशिश ये करिए कि सिविल सेवा की तैयारी में ज्यादातर चीजों को आप समझने का प्रयत्न करिए, रटने का प्रयत्न बिल्कुल मत करिए। ठीक है ना, क्योंकि रटने का प्रयत्न जब आप करेंगे तो एग्जाम इतना बड़ा है, एग्जाम इतना टेंशन वाला भी बन जाता है कभी कभी कि रटना तो एग्जाम में भूलना ही भूलना है। सवाल ही नहीं है कितने ज्यादा मैटर है, एग्जाम में याद रहे। इसलिए कभी भी आप रटने का कोशिश मत करिए, आप कोशिश करिए कि समझ में आ जाए और उसको आत्मसात कर लीजिए। ठीक है ना, अगर आप आत्मसात कर लेंगे, स्थायी भाव बना लीजिए। स्थायी भाव जब बन जाएगा ना तो भले एग्जाम में सब भूल जाए, लेकिन आप स्थायी भाव कभी नहीं भूलेंगे, और यही स्थायी भाव आपका एग्जामिनेशन क्लियर कराता है। देखिए, हम लोग भाग्य को नहीं लेंगे, भाग्य हमारे हाथ में नहीं है। ठीक है, हमारे हाथ में कर्म है, और कर्म से हमको कर्म योद्धा बनना, भाग्य योद्धा नहीं बनना। भाग्य हमारे हाथ में नहीं है, कोई चीज हमारे नसीब में है या नहीं है। नसीब में नहीं है तो क्या तैयारी नहीं करें, है तो करें, ये सब जानने वाली बात है ही नहीं। हम कर्म योद्धा हैं, कर्म कर सकते हैं, और कर्म के स्तर पर हमारे अंदर कोई कमी नहीं होना चाहिए। ठीक है, भाग्य का एक अहम रोल है जीवन में, लेकिन वो हमारे हाथ में है ही नहीं। हम लाख जान लें, कम से कम वो चीज जो हमारे नसीब में है, जिसकी तैयारी कर रहे हैं, वो नसीब में तो होना ही चाहिए, लेकिन इसके बावजूद हम उसको जान नहीं रहे हैं, तो हमारे हाथ में केवल कर्म है। हम कर्म योद्धा हैं, कर्म के स्तर पर कोई कमी नहीं होना चाहिए। ठीक है, वही मैं आपको यहां बता रहा हूं। तो हिमालय का पर्वतीय प्रदेश, उत्तर का विशाल मैदान, प्रायद्वीपीय पठारी भाग, समुद्र तटीय मैदान। जब भारत का फिजिकल स्ट्रक्चर देखा जाता है, भौतिक स्वरूप देखा जाता है, नदी, नाले, पर्वत, पठार, झील, समुद्र, रेगिस्तान, इन तमाम चीजों को जब देखा जाता है तो भारत के भौतिक प्रदेश को इन 4 भागों में बांटा जाता है। ये 4 बड़े क्षेत्र हैं, सबकी संरचनाएं अलग हैं, सबके निर्माण का समय भी अलग है, सबके निर्माण की संरचना प्रक्रिया भी अलग अलग है। भारत में अगर भारत के भौतिक स्वरूप को देखा जाए तो विविधता दिखाई देगा, और बहुत बड़े स्तर पर विविधता दिखाई देगा। ठीक है ना, और यह भी एक बहुत बड़ा कारण है भारत की भौगोलिक संस्कृति बदलने का, क्योंकि कहीं पर्वत है वहां के लोग ज्यादा सख्त हो गए, कहीं मैदान है वहां अनाज ज्यादा पैदा हो रहा है, उसकी व्यापारिक समृद्धि बड़ी तेजी से बढ़ रही है, कहीं पर्वतीय क्षेत्र है तो वहां पर्वतीय संस्कृति है। देखिए, इंडियन कल्चर पर, भारतीय संस्कृति पर भारत के भूगोल का भी प्रभाव इसी विविधता के कारण है। ऐसा नहीं है कि पर्वतीय है तो पर्वतीय है। अच्छा, सबके बारिश का क्षेत्र अलग हो गया, कहीं ज्यादा बारिश हो रहा, कहीं कम बारिश। ये भौतिक जो उच्चावच हैं यही सबों को पैदा कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। बात समझ रहे हैं? सांस्कृतिक विविधता भी भौगोलिक विविधता पर आधारित है। ऐसा नहीं है कि सांस्कृतिक विविधता का भौगोलिक विविधता से कोई लेना देना नहीं। आप भूगोल को देखिए, कंपैरेटिव स्टडी जरूर रखिए।
आप भूगोल जब पढ़े तो देखें कि इसका भौगोलिक संस्कृति पर, भाषा पर, क्षेत्र पर, समाज पर कितना प्रभाव है। ठीक है, तो हिमालय का पर्वतीय प्रदेश, उत्तर का जब आप उतर रहे हैं ऊपर से तो आइए, सबसे ऊपर हिमालय का पर्वतीय प्रदेश, उसके नीचे आएंगे उत्तर का विशाल मैदान, उसके नीचे जाएंगे प्रायद्वीपीय पठारी भाग, और प्रायद्वीपीय पठारी भाग के दोनों ओर जो तट हैं पूर्व पश्चिम में, वो समुद्र तटीय मैदान है। ठीक है, अब एक एक करके हम लोग देखा जाए। सबसे पहला जो है वो है हिमालय का पर्वतीय प्रदेश। सबसे पहला जो विभाजन है वो भारत के भौतिक स्वरूप का, वो है हिमालय का पर्वतीय प्रदेश। सबसे पहला आप इसको समझे, ठीक है, हिमालय का पर्वतीय प्रदेश। अब हिमालय का पर्वतीय प्रदेश, हिमालय उत्तर में एक सजग प्रहरी के रूप में भारत की रक्षा दीवार हिमालय। आज से करोड़ों वर्ष पहले हिमालय का निर्माण हुआ। भौगोलिक विद्वानों का यह भी कहना है कि जहां हिमालय था वहां किसी जमाने में टेथिस सागर था, टेथिस भूसन्नति। ठीक है ना, दुनिया की सारी नदियां वहां अपना गाद गिराती थी। एक समय ऐसा आया कि जब गाद बहुत ज्यादा बढ़ गया टेथिस भूसन्नति में या टेथिस सागर में, तो अंदर से वलन पड़ा और उसका एक भाग ऊपर उठ गया, और इस वलन के कारण जब भाग ऊपर उठा तो वलित पर्वत के रूप में क्या बना, हिमालय पर्वत। ठीक है ना, दुनिया का महान हिमालय। हिमालय एक ऐसा पर्वत जो भारत के रक्षा प्राचीर के रूप में भी कार्य करता है। हिमालय उत्तरी ध्रुव से आने वाले, साइबेरिया से आने वाले बर्फीली हवाओं को रोककर भारत के इस मैदानी प्रदेश में चारों मौसम को हमें प्रदान करता है। नहीं तो हो सकता है कि साइबेरिया से आने वाली बर्फीली हवाएं रुकती नहीं, हो सकता है पूरा भारत का आधा मैदानी क्षेत्र हमेशा ठंडा ही रहता। यह भी एक बड़ी बात है। हिमालय, हालांकि हिमालय का महत्व हम बाद में पढ़ेंगे, क्योंकि हिमालय का भारतीय भूगोल के क्षेत्र में एक अलग महत्व, वो अलग चैप्टर का, आज हम लोग उसका भौतिक स्वरूप देखा जा रहा है। ठीक है, तो हिमालय को जब ध्यान से देखते हैं तो हमें 3 समांतर पट्टियां दिखती हैं। हालांकि 4 हैं, लेकिन स्पष्ट रूप से 3 समांतर, चौथी पट्टी का बाद में खोज हुआ। तो सबसे ऊपरी वाली जो पट्टी है उसको महान हिमालय बोला जाता है। ठीक है ना, उसके नीचे वाली पट्टी जो है उसको लघु हिमालय बोला जाता है, और उसके नीचे वाली जो पट्टी है सबसे दक्षिणी, वो है शिवालिक हिमालय या वाय हिमालय। 3 समांतर पट्टियों में हिमालय कश्मीर से लेकर असम तक जो फैला हुआ है 2400 किलोमीटर की लंबाई में, एक आर्क की तरह, एक चाप की तरह कश्मीर से लेकर असम तक हिमालय 2400 किलोमीटर की लंबाई में फैला हुआ है। देखिए, बहुत ज्यादा आप गणितीय आंकड़े में मत जाइए, कहीं कुछ दिया कहीं कुछ दिया, बहुत ज्यादा। एक ठीक है, वो भौगोलिक क्षेत्र जो नपा तुला है, ऐसा नहीं है कि कल बढ़ जाएगा या घट जाएगा, लेकिन आपको कॉन्सेप्चुअल ज्यादा होना चाहिए और कॉन्सेप्ट में ध्यान ज्यादा देना चाहिए। ठीक है, गणितीय आंकड़े कभी बदल भी जाते हैं। तो महान या आंतरिक हिमालय सबसे उत्तरी भाग रहा, ऊपर वाला, उसके बाद लघु हिमालय, उसका शिवालिक हिमालय। बाद में एक और हिमालय का भाग खोज हुआ जो सबसे उत्तर पश्चिम में है, जिसको ट्रांस हिमालय, जो महान हिमालय के उत्तर पश्चिम में है, उसको ट्रांस हिमालय या तिब्बत हिमालय का, ये बाहरी भाग है, बहुत भारी भाग है। ठीक है ना, 3 महत्वपूर्ण है, महान हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय। ये महान हिमालय जो है हिमालय का सबसे उच्च प्रदेश है, जिसे हिमाद्री भी कहा जाता है, और इसी महान हिमालय में दुनिया के सर्वोच्च पर्वत शिखर पाए जाते हैं। जैसे दुनिया का जो सर्वोच्च पर्वत शिखर है, सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है एवरेस्ट, 8,848 मीटर। कुछ लोग कह रहे हैं बढ़ गया है कुछ, लेकिन 8,848 मीटर का एवरेस्ट। प्री पॉइंट ऑफ व्यू दिखा रहा हूं, मेंस पॉइंट ऑफ समझा रहा हूं, और प्री पॉइंट ऑफ तथ्य जो प्रश्न आते हैं, कितनी लंबाई है हिमालय की, हिमाद्री किसको कहा जाता है, सबसे उत्तर में कौन है, ठीक है, और सबसे क्या कहते हैं, एवरेस्ट हिमालय के किस समांतर पट्टी में पाया जाता है। तो महान हिमालय या आंतरिक हिमालय में ये सबसे पुराना भी है। ठीक है, और इसी में क्या कहते हैं, इसी को हिमाद्री भी कहा जाता है,
और इसी में दुनिया के सर्वोच्च पर्वत शिखर, चाहे एवरेस्ट हो, चाहे कंचनजंगा हो, चाहे नंगा पर्वत, चाहे नंदा, ये सब पाए जाते हैं। ठीक है ना, एवरेस्ट जो दुनिया का सर्वोच्च पर्वत शिखर है। इसके बाद आइए लघु हिमालय, जो महान हिमालय के दक्षिण में उसके समांतर पट्टी है। इस लघु हिमालय में क्या कहते हैं, कुछ स्वास्थ्यवर्धक स्थान पाए जाते हैं, चाहे वो शिमला हो, चाहे वो मसूरी हो। जो स्वास्थ्यवर्धक जो स्थान है वो हिमालय के इसी क्षेत्र लघु हिमालय में पाया जाता है। इसके बाद जो सबसे बाहरी भाग है, सबसे दक्षिणी भाग है, वो है शिवालिक हिमालय। शिवालिक हिमालय जो है वो सबसे नवीन क्षेत्र है और वैज्ञानिकों का यह भी कहना है कि जो नवीन हिमालय है, जो शिवालिक हिमालय जो सबसे नवीन स्वरूप है, ये आज भी निर्माणकारी है। तो निर्माणकारी होने की वजह से आज भी इसका निर्माण हो रहा है और इसी कारण से भूस्खलन होता है, यहाँ पे मिट्टी कटाव होता है और भूकंप भी सबसे ज्यादा हिमालय के इसी नवीन क्षेत्र में पाए जाते हैं। ठीक है ना, जो शिवालिक हिमालय है, जो हिमालय का सबसे नवीन भाग है, इसमें सबसे, चूंकि भी निर्माणकारी है, निर्माणकारी होने की वजह से इसमें आज भी सबसे ज्यादा भूकंप, जो अभी भूकंप आते हैं वगैरह आप देखते हैं, अक्सर सुनते हैं हिमालय क्षेत्र में भूकंप आए, तो सबसे ज्यादा हिमालय के इसी जो शिवालिक हिमालय कहलाता है, सबसे ज्यादा इसी भाग में आते हैं। क्यों? क्योंकि यह निर्माणकारी है, अभी भी इसका निर्माण हो रहा है। और सबसे उत्तर पश्चिम भाग, जो महान हिमालय का सबसे उत्तर पश्चिमी भाग है, जिसको क्या कहते हैं, ट्रांस हिमालय या तिब्बत हिमालय भी कहा जाता है, वो अभी निर्जन है, वहां बहुत ज्यादा अभी वनस्पतियां या बहुत ज्यादा वो नहीं पाया जाता है। तो ये हिमालय का विभाजन हो गया। हिमालय भारत के प्राचीर के रूप में हमेशा एक रक्षा का कार्य करता है, मैंने यही भी बताया। बारिश के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान है इसका। तराई का क्षेत्र पाया जाता है जो बहुत उपजाऊ है। ठीक है, हमने बताया जब भाबर के मैदान से आप नीचे उतरेंगे तो जब आप महीन और क्या कहते हैं मिट्टी वाला जो मैदान पाएंगे वो तराई कहलाता है, तरी वाला क्षेत्र कहलाता है। उसके बाद हिमालय उत्तरी क्या कहते हैं साइबेरिया से आने वाले ठंडी हवाओं को रोकता है। हिमालय से बहुत सारी जड़ी बूटियां भी मिलती हैं। भारत के लिए एक बड़ा महत्वपूर्ण स्थान हिमालय आज से नहीं सदियों से रख रहा है। ठीक है, इसके बाद जो अगला भारत का भौतिक प्रदेश है वह उत्तर का विशाल मैदान। ठीक है, दूसरा है उत्तर का विशाल मैदान। उत्तर का विशाल मैदान यानी जब आप हिमालय से नीचे उतरेंगे तो जो मैदानी भाग एक बहुत बड़ा विस्तार से दिखाई देता है, ये उत्तर का विशाल मैदान है। गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, सिंधु और उसकी सहायक नदियों द्वारा लाए गए मिट्टियों से इसका निर्माण हुआ है। ये पहले नहीं था। ये नदियां अपने साथ पर्वतों से उतरकर मिट्टियां लाती नहीं, उनका जमाव होता रहा और इस हिमालय ये उत्तर के विशाल मैदान का निर्माण हुआ। ये एक बहुत उपजाऊ क्षेत्र है और आप यह भी कह सकते हैं उत्तर का विशाल मैदान भारतीय कल्चर का हर्ट प्लेस भी है। प्राचीन काल में जब भी यात्री भारत घूमने आया करते थे तो उत्तर के विशाल मैदानी जो संस्कृति से उससे बहुत प्रभावित रहते थे। मध्य गंगा घाटी का जो क्षेत्र है वो आने वाले यात्रियों के लिए एक उत्सुकता का विषय होता था। यहाँ की संस्कृति, यहाँ की सभ्यता, यहाँ का रहन सहन, खान पान, वेशभूषा से बहुत प्रभावित होते थे। ठीक है ना, और जाहिर सी बात है यही मौर्य साम्राज्य, गुप्त साम्राज्य सबका एक प्रबल क्षेत्र रहा है। सांस्कृतिक रूप से आप देखिए जो ईश्वरीय अवतार भी हुआ वो लगभग यहीं पे हुआ। ठीक है, उत्तर का विशाल मैदान चूंकि मिट्टी नदियों द्वारा लाई गई इसलिए बहुत उपजाऊ प्रदेश है। इसलिए इन मैदानों में चाहे चावल हो, गेहूं हो, चाहे रबी और खरीफ के लगभग सारे फसल यहां पैदा होते हैं, बड़ी मात्रा में पैदा होते हैं। और यही कारण है कि चाहे वो अन्न का सर्वाधिक उत्पादन हो, चाहे वो अन्न का कृषि व्यापार, ये सब चीजें इन्हीं उत्तर के विशाल मैदान में हमेशा दिखाई देती। और इसी उत्तर के विशाल मैदान में दो प्रकार की मिट्टियां भी पाई जाती है, बांगर और खादर।
दो प्रकार की मिट्टियां प्रचलित होती हैं। जो पुरानी जलोढ़ मिट्टी है, जहां पानी अब नहीं पहुंचता है बाढ़ वाला, वो बांगर मिट्टी कहते हैं। पुरानी जलोढ़ मिट्टी वाला जो इलाका है वो बांगर का मैदान कहलाता है। और नवीन जलोढ़ मिट्टी का जो मैदान है वो खादर का मैदान कहलाता है, कछारी इलाका, ठीक है ना। तो खादर वाले मैदान में लगभग हमेशा बाढ़ आता है, वो नवीन जलोढ़ मिट्टी का इलाका है, पानी हमेशा पानी से वो भर जाता है। लेकिन बांगर का जो पुरानी मिट्टी वाला मैदान है वहां पानी नहीं पहुंच पाता है। तो बांगर का मैदान, खादर का मैदान जो है, देखिए उत्तर के विशाल मैदान में बहुत कुछ बताया जा सकता है, संभव नहीं हो पा रहा है इस पूरे लेक्चर में हम आपको सब बताएं। जब क्लासेज वगैरह चलता है तो आपके भी बहुत सारे क्लास क्वेश्चन आते हैं। देखिए हम लोग, देखिए पढ़ाई जो एक तरफा संचार नहीं है, पढ़ाई जो है एक मार्गीय संचार नहीं, द्विमार्गीय संचार है। आप जब पूछते हैं तो हमें और बताने का अवसर मिलता है, ठीक है। प्रश्न जब आप पूछते हैं तो हमें समस्याएं भी आपकी समझ में आती हैं। और जब क्लास जरा लंबा लेक्चर का होता है, एक नियंत्रित या सीमित लेक्चर का है, सीमित समय का नहीं होता है, तो खुल के आदमी पढ़ाता है। तो लाइव क्लासेज में जब हम खुल के पढ़ाएंगे ऑनलाइन और एक लंबे समय के लिए क्लास लेंगे तो बहुत आसानी से सारी समस्याओं को वैसे ही दूर किया जाएगा ऑनलाइन जैसे हम लोग ऑफलाइन दूर करते हैं, ठीक है। उत्तर का विशाल मैदान ये दूसरा हो गया, क्या कहते हैं, भारत का भौतिक स्वरूप। अब आपको उत्तर के विशाल मैदान से अलग प्रश्न पूछ सकता है, भारत के हिमालयी प्रदेश का वर्णन करिए, ये एक अलग क्वेश्चन आ सकता है 150-200 शब्दों में। अब आपको कम से अधिक बनाना, अधिक से कम बनाने की कला हमेशा याद रखना पड़ेगा, ठीक है ना। आपको तैयारी ऐसे करना पड़ेगा कि 100, 150, 200 शब्द आप लगभग सारे शब्दों पर लिख सके जो सिलेबस में आपके वर्णित है। तैयारी अब आपको समग्र रूप से करना पड़ेगा। देखिए पहले तैयारी थोड़ी और कठिन हो जाता था क्योंकि 200 शब्द और 600 शब्द होता था, अब लगभग सब 150, 200 के हो गए, 250 के हो गए। तो अब आपको एक लिमिट शब्द भी अगर आप 150, 200 शब्द की तैयारी कर लिए, 100 से 150 शब्द की सिलेबस के हर पॉइंट पर, तो बहुत आसानी से आप एग्जामिनेशन में सब क्लियर कर सकते हैं। तो इसलिए तैयारी अब समग्रता में करिए। तैयारी के लिए अब आप बहुत ज्यादा चूजी में मत होइए, क्योंकि मैंने देखा कई जगह ये भी देखा जाता है कि उसमें लोग कहते हैं कि क्या पढ़ने से ज्यादा जरूरी क्या नहीं पढ़ना है। आयोग ये बात जब सुन जाता है तो उसे समझ में आता है क्या नहीं पढ़ना है। प्रश्न तो हर जगह से मैं पूछ रहा हूं, क्या नहीं पढ़ना, जो आपके सिलेबस में वर्णित है वो तो पढ़ना ही पढ़ना है। उसमें आप ये देख सकते हैं कौन बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण, कोई कम महत्वपूर्ण है, लेकिन 100-150 शब्द तो आपको सब पर जानना है। और 100-150 शब्द जानने के लिए आपको कोई याद करने या रटने की आवश्यकता नहीं है, आप उसको समझ लीजिए बहुत आसानी से। जब आप समझ लेंगे, जब उसका स्थायी भाव आत्मसात हो जाएगा आपके अंतर्मन में, अंतरात्मा में, तो आप कोई भी प्रश्न बहुत आसानी से हल। 100-150, 200 शब्द तो बहुत आसान। अब आपको ऐसे ही बनना ही पड़ेगा, रफ एंड टफ, ठीक है। तो तीसरा जो भाग है वो है प्रायद्वीपीय पठारी भाग। प्रायद्वीपीय पठारी भाग भारत के भौतिक स्वरूप का सबसे प्राचीन भाग। ये प्राचीन गोंडवाना लैंड का भाग है। जब पेंजिया का विभाजन हुआ अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड में, तो ये गोंडवाना लैंड का एक भाग है। भारत का सबसे प्राचीन स्वरूप, ठीक है, सबसे प्राचीन भौतिक प्रदेश प्रायद्वीपीय पठारी भाग या दक्षिण का पठार। अब प्रायद्वीप क्यों कहलाता है? क्योंकि कोई भी भूभाग जो 3 ओर समुद्र से घिरा हो, ठीक है ना। देखिए पूर्व में बंगाल की खाड़ी है, पश्चिम में अरब सागर है और दक्षिण में हिंद महासागर है, ठीक है ना। पूर्व में बंगाल की खाड़ी है, तो जो दक्षिण का प्रदेश विंध्याचल पर्वत से आप उधर जाएंगे तो उस जो भूभाग है वो 3 ओर से जल से घिरा हुआ, समुद्र से घिरा हुआ है। बंगाल की खाड़ी पूर्व में और पश्चिम में अरब सागर है और दक्षिण में हिंद महासागर। समझ में आ रहा नहीं? तो ये प्रायद्वीप कहलाता ऐसा भूभाग जो 3 ओर से। तो प्रायद्वीपीय जो क्षेत्र है वो पठार के रूप में कंकड़ीला, पथरीला, ग्रेनाइट चट्टान, नीस के चट्टान, ये तमाम चीजों से मिलकर बना हुआ है, जनरली बेसाल्ट से बना हुआ, ठीक है। तो कंकड़ीला पथरीला जो इलाका है
और जो टेबल क्लॉथ के रूप में है, जो प्रायद्वीपीय पठार के रूप में कहलाता है। प्रायद्वीपीय पठारी जो भाग है वो असल में खनिज के रूप में बड़ा धनी क्षेत्र है। भारत का जो खनिज उत्पादन है वो सबसे ज्यादा इसी क्षेत्र में होता है, क्योंकि ये बहुत प्राचीनतम भूभाग है। तो प्राचीनतम भूभाग होने की वजह से खनिज बहुत बड़ी मात्रा में यहाँ पाया जाता है। ठीक है। और प्रायद्वीपीय पठारी भाग के चूंकि पुराना क्षेत्र है, तो प्रायद्वीपीय पठारी भाग जो पर्वतों से भी घिरा हुआ है। आप देखिए, पूरब में पूर्वी घाट है, पश्चिम में पश्चिमी घाट है, और पूर्वी घाट पश्चिमी घाट जहां मिलते हैं दक्षिण में जाकर, वो नीलगिरी पर्वत है। ठीक है ना। नीलगिरी पर्वत पर पहाड़ी पर जाकर पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट जाकर मिल जाते हैं। ठीक है ना। और चूंकि ये कंकड़ीला पथरीला इलाका है, इसीलिए यहाँ काली मिट्टी का क्षेत्र बड़ी मात्रा में पाया जाता है। यही कारण है कपास के उत्पादन के लिए बड़ी मात्रा में, क्योंकि काली मिट्टी यहाँ पाई जाती है इसी क्षेत्र में, दक्कन का इलाका जो है। उसके अलावा लाल मिट्टी का भी क्षेत्र यहाँ पाया जाता है। तो ये एक ऐसा इलाका है जो प्राचीन स्वरूप लिए हुए है, कंकड़िया पथरीला है, और एक श्रम का भी प्रदेश है। कठोर क्षेत्र होने के, जैसे उत्तर का विशाल मैदान बड़ा उपजाऊ था, ठीक है, लेकिन दक्षिण का प्रदेश जो है वो थोड़ी कठिन क्षेत्र है, वहां लोगों को जीने के लिए बड़ा श्रम करना पड़ता था। ठीक है। इसीलिए देखे योद्धा जनजातियां भी इसी एरिया में, जैसे मराठे वगैरह आप देख रहे हैं वहां पर पैदा हुए, क्योंकि वो श्रम क्योंकि जीवन जीने के लिए बड़ा संघर्ष करना था उस इलाके में। ठीक है। तो प्रायद्वीप और ये इलाका जो है प्राचीनतम नदियों का भी है, चाहे वो गोदावरी हो, चाहे कावेरी हो, चाहे कृष्णा हो, चाहे नर्मदा हो, चाहे ताप्ती हो। हालांकि सारी नदियां पश्चिम से पूरब की ओर बंगाल खाड़ी में गिरती हैं, लेकिन नर्मदा ताप्ती दो नदियां हैं जो भ्रंश घाटी से बहती हैं, और वो बंगाल की खाड़ी में ना गिर के कहां गिरती हैं, अरब के सागर या खंबात की खाड़ी में गिरती हैं। ठीक है ना। तो ये नदियां जो हैं वो पूर्व मार्ग का अनुसरण न करके भ्रंश घाटी से बहती हैं, और इनका ढाला किधर हो गया, अरब सागर की ओर। इसलिए भ्रंश घाटी में बहने के कारण ये अरब सागर में नर्मदा और ताप्ती जाकर गिरती है। दक्षिण का ये विशेषता है। ठीक है। इसके बाद जो अगला क्षेत्र है, अगला जो भौतिक प्रदेश है भारत के भौतिक स्वरूप का चौथा, वो है समुद्र तटीय मैदान। समुद्र तटीय मैदान। अब समुद्र तटीय मैदान, अभी मैंने आपको बताया कि भारत का जो पूर्वी इलाका है, दक्षिण भारत का पूर्वी इलाका है और पश्चिमी इलाका है, वो चारों ओर समुद्र से घिरा हुआ है। ठीक है ना। तो चारों ओर समुद्र से घिरे होने के कारण जो है वहां समुद्र तटीय मैदान पाया जाता है। तो जो पूर्वी इलाका है वो पूर्वी तट कहला रहा है, जो पूर्वी तट का इलाका है जो समुद्र से घिरा हुआ है वो पूर्वी तट मैदान कहलाता है, और पश्चिम में जो है वो पश्चिमी तट। तो समुद्र तटीय मैदान इसी पूर्वी तट और पश्चिमी तटीय मैदान में बटा हुआ। अब जो पश्चिमी तट है वो तीन भागों में बट जा रहा है, कोंकण का मैदान, कन्नड़ तट और मालाबार तट। ठीक है ना। कोंकण का मैदान सबसे ऊपर महाराष्ट्र से लेकर, फिर कन्नड़ का तट, और मालाबार जो केरल का इलाका है वो मालाबार तट कहलाता है। और इस मालाबार तट के क्षेत्र में लैगून झीलें भी पाई, जैसे वेम्बनाड आदि जो झीलें हैं। लैगून जो मालाबार इलाका है वो लैगून झीलों के लिए जाना जाता है, जैसे वेम्बनाड झील आदि इसी एरिया में पाए जाते हैं। ठीक है ना। इसके बाद जो है जो पूर्वी तट है, जो पूर्वी तट का इलाका है वो भी दो भागों में बट जा रहा है, जैसे उत्तरी सरकार और कोरोमंडल तट।